हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं। पीछे हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोका ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो दोस्तों, सम्राट अशोका ने, जो कि मौर्य वंश के थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। और इसकी पुष्टि जो होती है वो भाब्रू शिलालेख से होती है दोस्तों, है ना। और इनको प्रभावित किसने किया था, मतलब ये किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था, तो वो थे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, है ना, याद रखिएगा। उन्हीं के प्रभाव के कारण मौर्य साम्राज्य ने, जो मौर्य शासक थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और आपने ये भी सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने विदेशों में भी बौद्ध प्रचारक भेजे थे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। ये एक वृद्धि का, जो वैष्णववाद की वृद्धि हुई थी, उसी का प्रमाण है ना, भारत में ये स्तंभ। और ये किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका विदिशा में स्थित है। ये विदिशा आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, जो कि अभी बेशनगर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना, बेशनगर, याद रखिएगा। और ये 110 ईस्वी में हेलियोडोरस ने इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना। अगर इसकी बात की जाए कि इसको लोक भाषा में क्या बोला जाता है, तो खाम बाबा के रूप में इसको जाना जाता है, खाम बाबा के नाम से, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं कि पर्वत श्रृंखला, पर्वत तो आपको पता है, पर्वत जो कि बहुत ही ऊंची चोटी जिसकी होती है, बहुत ही ऊंचाई होता है जिस भी पर्वत में, तो उसको हम लोग पर्वत तो जनरली कहते हैं। श्रृंखला मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब सीरीज वाइज, जैसे कि आपको पता ही है, ऐसे करके तो ही होती है ना, ये ना कि एक ऐसे करके हो, एक ही तो नहीं होती ना, इसमें बहुत सारे सीरीज वाइज होते थे, इसीलिए इसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं ना। अगर उसी में हम लोग बात करें कि सबसे बड़ी वाली जो पर्वत वो कौन सी है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है ना। और पर्वत और पहाड़ में अंतर की बात की जाए तो पर्वत दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा हाइट की होती है, और पहाड़ जो होती है जिसकी हाइट बहुत कम होती है। वैसा पर्वत जिसका हाइट बहुत कम हो, तो उसको हम लोग पहाड़ कहते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों 1905 में हुआ था, आपको पता ही है, अक्टूबर में, है ना। और इसी के अगेंस्ट को लेकर बात की जाए तो स्वदेशी आंदोलन चला था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना, आपको पता ही है। फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी इससे बहुत ज़्यादा वो हुए थे, उन्होंने भी बंगाल में रक्षाबंधन स्टार्ट करा था ना। तो ये सब चीज़ें रही थी, और ये नेशनल लेवल पे इसका वो अगेंस्ट में आंदोलन चला था। बहुत ही, मतलब ये इतिहास में एक हम लोगों के, अगर इसी से बात की जाए तो एक मतलब काला दिन वो के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम को कैटेगराइज करने का ही इनका पर्पस था। तो 2 भागों में बांट दिया था बंगाल को। अभी जो एक आपका पूर्वी बंगाल जो था, वो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है ना। और अपना पश्चिमी बंगाल तो आप है ही, अब उसको हम लोग पश्चिम बंगाल भी कह देते हैं, जबकि भारत के पूर्वी हिस्से में है। तो ये कहीं ना कहीं रीजन था ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक मोहनदास करमचंद्र गांधी, महात्मा गांधी जी थे दोस्तों, है ना। और इनकी एक और फेमस पुस्तक जिसका नाम क्या है दोस्तों, यंग इंडिया, वो भी याद रखिएगा। इनकी पत्रिकाएं और बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ना, किसी भी एग्जाम को लेकर। ये आदमी ही इतने इम्पोर्टेंट है तो होना ही है ना। चलिए, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। तो दोस्तों, ये मेघालय का पारंपरिक उत्सव है दोस्तों, है ना, नृत्य उत्सव है, मेघालय का है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दोस्तों, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे दोस्तों, है ना, आपको पता ही होगा। चलिए, और ये सबसे अंतिम मुगल बादशाह भी थे। अगर मैं मुगल बादशाहों की, जो उत्तरकाल के मुगल बादशाह थे, उनकी अगर मैं एक ट्रिक वाइज बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे वो बताना चाहिए, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो में बताना चाहूँगा, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो, है ना। क्योंकि उसका और आपका जो भी मतलब स्ट्रांग मुगल थे, जो भी
बड़े वाले मुगल थे, मतलब बड़े इन द सेंस कि मतलब जिनका शासन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली पकड़ था जिस भारत पे, तो उन लोग का भी एक मैंने ट्रिक तैयार करा हुआ है। मुझे लगा कि उसको एक सेपरेट वीडियो में मुझे बताना चाहिए ना, ठीक है, तो मैं वैसे बता दूंगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मुज़्म उल बहरैन पुस्तक किसके द्वारा, मुगल शासक कौन थे जिन्होंने इसको लिखा था, है ना। मुज़्म उल बहरैन, तो दोस्तों ये दारा शिकोह थे, है ना, मुगल शासक थे जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश में संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो ली गई है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी, 15 अगस्त 1947, ये भी कोई पूछने की बात है। और 26 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, तो विधिवत रूप से भारत गणतंत्र हुआ था ना, उसी दिन संविधान लागू हुआ था। चलिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक में स्थित है दोस्तों, 11 तक में लिखा गया ना, याद रखिएगा 5 से 11। चलिए, कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है, बहुत ही बड़ी नदी होगी ये तब तो, है ना। 10 देशों से होकर गुजरना अपने आप में एक नदी का वो मतलब बात होता है। तो ये दोस्तों डेन्यूब नदी है, आपको पता होना चाहिए। और ये 10 देशों की अगर मैं बात करूं तो ये यूरोप का 10 देश है जिससे होकर ये गुजरती है ना। तो उस देशों में आपका जर्मनी आ जाता है ना, आपका यूक्रेन आ जाता है अभी वाला, ऑस्ट्रिया आ जाता है, स्लोवाकिया आ जाता है, हंगरी आ जाता है, और मोल्दोवा आ जाता है, रोमानिया आ जाता है, सर्बिया आ जाता है, बुल्गारिया आ जाता है, और क्रोएशिया, है ना। तो ये 10 के 10 कंट्री है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, फिर मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। तो ये 10 के 10 कंट्री। अगर मैं इसको ट्रिक वाइज बात करूँ तो आप शॉर्ट दोनों सबका पहला 2 लेटर याद कर लो, बस दैट्स इट, वही हो जाएगा इजीली, है ना। हाँ, चलिए, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है, तो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था को हम लोग नगर निगम से जानते हैं दोस्तों, है ना। पाटलिपुत्र नगर निगम, पटना नगर निगम, है ना। वैसे ही बड़े शहरों में तो होती है ना, छोटे में तो स्थानीय स्वशासन ही होता है। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु है ना, मरियप्पन थंगावेलु, जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करता है ना, याद रखिएगा। 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो हुआ था ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था हाई जंपिंग में, है ना, याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे, तो कपिलवस्तु के शासक कौन थे दोस्तों उस समय बौद्ध काल पे, तो उस समय थे शाक्य, है ना, याद रखिए कौन थे, शाक्य थे। चलिए, यदि किसी देश में बजट घाटा है तो यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर कोई देश का बजट घाटे में है, अगर ये लंबे समय तक बना रहता है तो क्या होगा, उस पर कर्ज बढ़ेगा ना, ऑफकोर्स कर्ज ही बढ़ेगा ना। अगर आपका कंपनी घाटे में जा रहा है, अगर आपका कोई भी बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो आप क्या हो गए, आपके पास कर्ज बढ़ेंगे ना, क्योंकि कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं रहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी दोस्तों। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों आर्टिकल 93 में बिल्कुल साफ साफ इनके पद का है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद है आर्टिकल 93 से। और 94 में क्या है, ये सदस्य रहेंगे कब, जब ये लोकसभा के सदस्य रहेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने रहेंगे, है ना। सदस्य नहीं रहेंगे तो अध्यक्ष से हटना पड़ता है। तो ये जो सिमिलरिटी है वो 5 साल की रहती है, लोकसभा का और लोकसभा सदस्य का और अध्यक्ष का, है ना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो ये तो आर्टिकल 60 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही इनको शपथ दिलाते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो पहला चाइना, दूसरा भारत, जो कि लगभग 17.5% क्या करता है, पॉपुलेशन को होल्ड करता है वर्ल्ड का, अपना कंट्री भारत 17%, 17.5% है ना, पॉपुलेशन को होल्ड करता है।
यहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया से केवल। चलिए, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बागुरुम्बा जो है दोस्तों वो बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है ना। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, उद्योग में अधिक बेरोजगारी नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें सीधा दिख रहा है कि मेरा जो मैं कितना काम कर रहा हूँ उतना आउटपुट आ रहा है। व्यापार में भी जितने आदमी काम करते हैं उतने के आउटपुट दिखते हैं ना, कोई अलग अलग व्यापार करता है। यातायात में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी देख लो आप, जो अगर 4 गाड़ी चला रहे तो चारों गाड़ी से पैसे आएंगे। लेकिन कृषि की बात कुछ अलग होती है दोस्तों, इसमें पता ही नहीं चलता है। एक घर से 4 मेंबर किसी खेत पे काम कर रहे हैं तो उससे जो आउटपुट होगा, मतलब मान लो कि जाकर धान बोना है तो धान जाके बो आए, फिर वहीं अगर एक आदमी जाकर उसी काम को करके आए तो जो आउटपुट आएगा वो लगभग सेम आएगा दोनों पे भी, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो रहेगा वो तो सेम रहेगा ना। लेकिन इन सभी चीज़ों में नहीं ऐसा पता चलता। तो जो कृषि है ना, इसमें क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है, तो इसी वजह से इसमें अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है ना दोस्तों। जैसे मान लो कि एक काम को कोई 9-10 आदमी कर रहा है और उसी काम को एक आदमी करे, 2 आदमी करे, बाकी 8 आदमी ना करे, तो भी लगभग जो उसका फल जो आएगा ना, आउटपुट आएगा ना, वो लगभग सेम ही आएगा। तो ये जो 8 आदमी गए उसमें वो क्या हुए? बेरोजगारी हुए ना एक तरीके से, जिसको अदृश्य बेरोजगारी कहा जाती है ना। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो है ना, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? देखो, चावल, बाजरा, गेहूँ, कपास है दोस्तों। कपास जो है नगद फसल के रूप में जानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इसकी खेती करके क्या है, इसको यूज़ किया जाता है, जो सूती वस्त्र बनाने के जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है इसको, कपास को। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित भी किया गया इसी डेट को? तो दोस्तों, जो कांग्रेस का लाहौर सीजन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, आपको पता ही है, लाहौर सेशन था 1929 का। उसी में इन्होंने ऐलान किया था कि हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे दोस्तों। तो यही हुआ था कि अगले साल से, क्योंकि ये 29 का सेशन था उस समय का, 2030 में ऐसा इन्होंने कहा था, है ना, कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ये डेट फिक्स कर दिया था, और यही डेट चल के आगे चल के क्या हुआ कि इसी दिन संविधान लागू हुआ था दोस्तों, है ना। इसी दिन से संविधान लागू हुआ था भारत का, तो ये डेट उसी दिन से एक इम्पॉर्टेंट डेट बन गया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोनाजाइट रेत निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है मोनाजाइट रेत में? तो मोनाजाइट रेत में दोस्तों थोरियम पाया जाता है, पता है। और ये मोनाजाइट रेत है ना, सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। केरल, साउथ इंडिया, केरल में पाया जाता है ना, याद रखिएगा। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किए गए? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। 1986 में ना, 1986 में पारित किया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, पश्चिम इंडिया में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारतीय सिनेमा से संबंधित है, फिल्म से संबंधित है ना। अगर इसके बारे में बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा 1970 में किया गया था, है ना, याद रखिएगा, 1970 में। और ये भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर एक साल सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में दिया जाता है ना, याद रखिएगा। तो इस बार किसको दिया गया था दोस्तों? तो रजनीकांत सर को इस बार मिला था। चलिए, अब मुझे लगता है कि फिर अपडेट हो गया होगा, पिछले साल की शायद मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में ही हालांकि मिला था, 2021 के लिए। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से नहीं है? तो दोस्तों 4 बड़ी सभ्यताएं अगर आपको पता है तो आप उसमें से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। एक हो जाता है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दक्षिण एशिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता दोस्तों, है ना। रूस नहीं होगा यहाँ पे, रूस नहीं होगा, रूस की सभ्यता नहीं होगी, चीन की सभ्यता होगी यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए, विल्बर्डन
चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता ही है दोस्तों, जोकोविच, राफेल नडाल, ये सब जीतते रहते हैं इस, है ना, चैंपियनशिप कप को। चलिए, 92 साल बाद अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो 92 साल के बाद किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2017-18 में किया गया था। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी खुशवंत सिंह के द्वारा, है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान जब एक बड़ी हुई थी ना, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो उसी समय एक ट्रेन चलाई गई थी, तो मतलब वही कहीं ना कहीं एक कहानी को इसमें बताया गया है, उसी जो भी मतलब हुआ था वहाँ पे। चलिए, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने हिंद पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो दोस्तों वो थे मोरारजी देसाई, है ना, इंदिरा गांधी के बाद यही बने थे। और दोस्तों भारत रत्न तो आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और निशाने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, है ना, पुरस्कार है, याद रखिएगा। चलिए, नील नदी गिरती है, तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों, और ये भूमध्य सागर में गिरती है ना, भूमध्य सागर में, और ये आपकी विक्टोरिया झील से क्या होती है, निकलती है ना, विक्टोरिया झील से, याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। मार्शल आर्ट थोंगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मार्शल आर्ट जो है थोंगटा वो मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया था? तो ये दोस्तों पारित हुआ था 1994 में, है ना, याद रखिएगा, 1994 में पारित हुआ था दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो चाय की मतलब अच्छी खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है लगभग, है ना, गर्म और नम जलवायु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो जो डम्बे है ना मार्शल आर्ट, वो है अफ्रीका से संबंधित है दोस्तों, है ना, ये अफ्रीका से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, अफ्रीका उपमहाद्वीप से संबंधित है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको अगम सूत्र कहा जाता है ना, याद रखिएगा, अगम सूत्र। चलिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों 1671 में हुई थी। अगर मैं बात करूँ असम की, तो असम का पुराना नाम अहोम है दोस्तों, है ना, असम का पुराना नाम क्या है, अहोम, पुराना नाम है असम का। और अवध जो है वो यूपी का पुराना नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया आपको पता ही दोस्तों, भिखारी ठाकुर ने इसको करा था, लिखा था दोस्तों, तो ये आपका बिहार से संबंधित है, भिखारी ठाकुर, और ये बिहार के शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते हैं भिखारी ठाकुर दोस्तों। चलिए, गुलबदन बेगम कौन थी? तो दोस्तों वो बाबर की क्या थी, पुत्री थी, है ना, बाबर की बेटी थी, और बाबर की बेटी थी तो हुमायूं की बहन भी होती है ना, हुमायूं की बहन भी होती है, तो 4 नंबर सही होगा। और देखते हैं, और इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों, है ना, तो 2 और 4 सही होगा, 2 और 4 देख लेते हैं, ऑप्शन सी में है। चलिए, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? तो संविधान का जो दोस्तों 74वां संशोधन है ना, वो अगर ऑप्शन देखा जाए तो शहरी स्थानीय संस्थानों से संबंधित है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य से स्थित है? तो राजबाड़ी का जो खंडहर है वो दोस्तों नागालैंड में स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ पे, नागालैंड में। चलिए, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो कौन सा ऐसा दर है दोस्तों जिसकी जब
वाणिज्य बैंक निधियों में कमी आती है तो क्या होता है, आरबीआई से उधार लेते हैं। तो दोस्तों वो रेपो दर है ना, रेपो रेट। ऐसे ही इसी दर पे क्या होता है, उधार लेते हैं दोस्तों आरबीआई से। चलिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें, जो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें हैं, ये पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों से, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, कि क्या होता है कि जंगल से, ये वाला जो होता है ना, इसमें ज़्यादा जंगल होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होता है, बहुत ज़्यादा जंगल होता है यहाँ पे, है ना। ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे कम जंगल होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो दोस्तों इसका एक ही रीज़न है कि इधर के साइड वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इधर के साइड वर्षा बहुत ज़्यादा होती है ना, और इधर के साइड वर्षा कम होती है, इसी वजह से। तभी तो आप देखते हो कि गुजरात और बम्बई में लगभग हमेशा बादल का वो रहता है ना, और बारिश तो बहुत ही अधिक होता है। अभी के समय में ही इधर के साइड बारिश बहुत हो रहा है, लेकिन अपने साइड देख लो, इधर के साइड ईस्ट वाले रीजन में देख लो, तो बारिश इधर के साइड लगभग बहुत ही कम होती है इधर के कंपेरेटिवली, है ना, इसी वजह से। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से आधार पर अपनाया गया है? किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो दोस्तों एकल नागरिकता की बात हो रही है तो ये यूनाइटेड किंगडम से किया गया है, लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन से किया गया है दोस्तों, है ना, अंग्रेजों से लिया गया है। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव जो दोस्तों मनाया जाता है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, भगोरिया हाट उत्सव, है ना, याद रखिएगा। ये वहाँ की जो आदिवासी लोक संस्कृति है ना, उसी का मतलब एक उत्सव है ना। ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो दोस्तों ऋग्वेद काल की बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक 250 सूक्त जो है ना, सूक्त है ना, वो इंद्र को समर्पित है दोस्तों, 250, और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। तो उस समय के जो हो जाएंगे वो अग्नि और इंद्र हो जाएंगे दोस्तों, है ना, इंद्र और अग्नि। चलिए, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था उसमें सूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में चलकर यही यहाँ पे 4 बढ़ जाती हैं तो टोटल 12 हो जाती है दोस्तों, है ना। जो कि पहला जो अनुसूची रखा गया था 51 आर्टिकल से रखा गया था दोस्तों, है ना, आपको पता ही होगा, जो कि भूमि से रिलेटेड था। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए किस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है? वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, जो भी औद्योगिक संस्था है, जैसे कि मान लो कि अमेजन का कुरियर वाला है ना, तो उसमें सामान को इधर से उधर रखना पड़ता होगा, तो वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है ना, जो गाड़ी का यूज़ किया जाता है, जो आप एक वेट लिफ्टर का यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली एक हाइड्रोलिक मशीन होता है जो यूज़ करके उठाता है वेट को, है ना। जेसीबी को ही देख लो, उसमें जो होता है वो हाइड्रोलिक ही तो होता है, हाइड्रोलिक ही तो होता है। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी आपकी ट्रक हो गई जो लोडिंग करती हैं फिर उसको गिराती है कहीं, तो क्या होता है उसमें हाइड्रोलिक ही तो कॉन्सेप्ट होता है। हाइड्रोलिक जो होता है ना, हाइड्रोलिक जैक जिसमें होती है ना, वो क्या होता है, पास्कल के नियम पे काम करती है ना दोस्तों, पास्कल के नियम पे काम करती है हाइड्रोलिक प्रेशर वाली। हाइड्रोलिक प्रेशर वाली आजकल तो ट्रैक्टर भी हो गई हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो ये दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। चलिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। देखिए, एक्चुअली यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा किलोवाट आवर इसका यूनिट होता है। अब इसमें हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो क्या होगा, वाट गुने घंटा बटा 1000,
अब देखो वाट इसमें दिया हुआ है 50, चलो 50, घंटा दिया हुआ है 22, ये क्या है, ये कितना है दोस्तों नीचे 1000, कर लेते हैं ना, एक से एक जीरो कट गया, 5 दूना के कितना हुआ 10, 5 दूना के 10, 1 11 बट्टे 100, ये कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा ना। तो 1.1 देख लो किस कहाँ पे है, वही इसका आंसर हो जाएगा, 1.1 ऑप्शन डी में है। बस इजी था ना, बहुत ईजी था ना, वो बस याद करना, वाट इंटू घंटा अपॉन 1000 है ना, यही याद रखना दोस्तों, है ना। ऊर्जा निकालना है किसी भी चीज़ का तो यही है इसका फार्मूला होगा दोस्तों, है ना, याद रखना। ऊर्जा की खपत अगर बात कर रहा निकालने की, आप अपने घर का भी तो निकाल सकते हो ना, 24 घंटे अगर कोई चीज़ जलाते हो, कितना एक बल्ब है 220 वाट वोल्ट का, है ना, 50 वाट का एक बल्ब है, मान लो कि आपने 20 वाट का बल्ब जलाया, एक पंखा चलाया, तो वो कितना वाट का है, तो ये सब रीडिंग देकर और उसमें जो भी टाइम रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लो, महीने भर का करना है तो महीने भर का कर लो मल्टीप्लाई, बस दैट्स इट, निकाल लो। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा ना कितनी ऊर्जा खपत हो रही है आपके घर से। चलो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उसमें प्रयोग इसलिए किया जाता है ना दोस्तों कि जो न्यूट्रॉनों की गति होती है ना, जो द्रुत न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होता है ना, स्पीड, उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, D2O का, है ना, ड्यूटोरियम ऑक्साइड का, भारी जल जिसको बोलते हैं ना, D2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, केंद्रक का इनके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है। तो केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन के गठन से क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियॉन से गठन में क्या होता है दोस्तों? तो जो द्रव्यमान होता है ना दोस्तों उसका वो घट जाता है केंद्रक में, है ना। केंद्रक में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन मतलब वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, है ना, तो उसमें द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? तो सबसे ज़्यादा गलनांक होता है दोस्तों NaCl का, इसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है ना, Na+Cl-, है ना। चलिए, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडन होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि दोनों का बॉन्डिंग जो होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का। अगर इसको तोड़ा जाए तो आपका Ag+ में आएगा, इस पे पॉजिटिव आयन हो जाएगा, और एक हो जाएगा नाइट्रेट NO3 जो कि नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि सिल्वर पे क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है, और नाइट्रेट पे क्या होते हैं? नेगेटिव आयन होता है ना, जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, फेनोल्फिथिलीन को अच्छा सूचक मान के यूज़ किया जा सकता है। चलिए, यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? अगर एक लोहे के तार को कॉपर सल्फेट के घोल में डाल दिया जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित हो जाएगा दोस्तों, है ना, तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है केराटिन, है ना, याद रखिए, केराटिन इसका नाम है, हमारे बालों में होता है दोस्तों। चलिए, जब किसी घोल को एक अद्र पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को दोस्तों परासण कहते हैं ना, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? परासण।
चलिए, एक स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, एक स्नेहक कोलाइडी को जल स्नेही के रूप में भी जाना जाता है, सॉरी द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ना द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है, जल है ना, द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो भी आपको पता करना होता है ना कि ये कितने साल पुराना कोई चीज़ मिल गया, कोई जो खोज करता है वो क्या करते हैं, किसी भी मतलब पुराने चीज़ों का खोज करते तो बताते हैं ना कि इतना साल पुराना है, डायनासोर का एक पृथ्वी मिला है वो इतने साल करोड़ साल पुराना है, तो वो कैसे पता करते हैं? तो उनको उनके पास मतलब किस चीज़ का वो यूज़ करते हैं एक्चुअली, तो वो कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों, और उसी का नाम है C14, है ना, याद रखिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कार्बन डेटिंग का ही प्रयोग करके वो एक फिक्स क्या बताते हैं, एक निश्चित दिन बता पाते हैं कि इतने दिन का मतलब ये चीज़ हो गया, करोड़ों सालों पहले का ये है, 1000 साल पहले ये था इस धरती पे, 1000 साल पहले ये थी था, कोई खनिज मिल गया, कोई पत्थर मिल गया, कोई हड्डी मिल गई, तो उसको कैसे ये लोग पता लगाते हैं, ऐसे ही ना, तो C14 से पता लगाते हैं दोस्तों, कार्बन डेटिंग से, है ना, उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है, एक सेल के एनोड का जो प्रक्रम होता है, एक सेल के एनोड का जो प्रक्रम होता है एक्चुअली, तो उसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की हानि को एक अपचयन होता है, लेकिन अगर एक सेल के एनोड का पर जो प्रक्रम होता है ना, उसे उपचयन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, याद रखिएगा, उसे उपचयन कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है? तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन होगा दोस्तों? आपको पता ही है, ग्राफ में क्या होता है कि वन का जो टेबल है वो अधिक धनात्मक ही होता है। ऊपर से नीचे जाइएगा ना तो उतना ही इसका क्या होगा, धनात्मकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी दोस्तों, है ना, बढ़ती जाएगी, धनात्मकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और नीचे से ऊपर जाएगा तो धनात्मक क्या होती है, घटती जाती है ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे नीचे वाला में कौन आ जाएगा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम हो जाएगा सबसे नीचे में दोस्तों, है ना। तो सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है, विद्युत धनात्मकता, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, 0 हो जाएगा। चलिए, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का उत्पादन दोस्तों, जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है? तो किण्वन प्रोसेस से किया जाता है दोस्तों, फर्मेंटेशन, है ना, किण्वन प्रोसेस से किया जाता है। चलिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। तो नाइट्रोजन को जो सेपरेट करता है तो कौन सा जीवाणु है दोस्तों? तो राइजोबियम है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, राइजोबियम। कौन है वो? राइजोबियम अलग अलग कर देता है ना हवा से नाइट्रोजन को, जिसके वजह से क्या होता है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को ले पाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं पौधे। तो ये क्या होता है कि वो नीचे मिट्टी पे गिरा देता है उसको लेकर, और फिर मिट्टी के जल के माध्यम से जड़ से क्या करता है, पौधा नाइट्रोजन ले लेता है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे का ग्रोथ होता है, नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी क्या होता है, हम लोग के भी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन का ही वो एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन ही अवयव है, याद रखिएगा। चलिए, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो फफूंदी में जो संचित खाद्य पदार्थ होता है ना दोस्तों, वो ग्लाइकोजन और तेल की गोलिका होती है, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन और तेल की गोलिका होती है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जो पहला सोपान होता है दोस्तों वो होता है जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन। चलिए, पंछियों की हड्डियां हैं। पंछियों की हड्डियां एक्चुअली क्या होती है दोस्तों, मजबूत, ठोस और ठोस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठोस नहीं होती है, वो क्या होता है, एक खोखला होता है दोस्तों, उनकी हड्डियां खोखली होती है, क्योंकि उनको उड़ना होता है ना, तो उनके लिए उनका बॉडी बहुत लो वेट का होना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर वातिल हो जाएगा दोस्तों, है ना, वातिल मतलब खोखली होती है। चलिए, एक प्रश्न है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, खसरा एक विषाणु जनित रोग है, तो ये एक्चुअली वायरस के कारण होता है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और साथ ही साथ आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए, मतलब अपने प्रैक्टिस को करने के लिए रेगुलर,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे दोस्तों, ताकि जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।